नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारा रिवर्स ऑफ राजस्थान चल रहा था। रिवर्स ऑफ राजस्थान के फर्स्ट पार्ट में हमने चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी के बारे में पढ़ा था और आज रिवर्स ऑफ राजस्थान के पार्ट सेकंड में हम चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जो बनास नदी के अलावा जो सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है जो महाभारत में इसका नाम मिलता है वह है चर्मण्यवती। और जो इसके उपनाम है वह है बारामासी, नित्य प्रवाही, कामधेनु और एक है सदावाहिनी। देखिए, जो प्राचीन नाम है चंबल का वह है चर्मण्यवती और जो उपनाम है चंबल के उनमें है बारामासी, नित्य प्रवाही, कामधेनु और सदावाहिनी। देखिए, इन नामों से ही प्रतीत हो रहा होगा कि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो पूरे वर्ष भर बहती है। लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर लंबी है। किलोमीटर लंबी है। इसका और वर्गीकरण करें अपन तो 315 किलोमीटर एमपी में इसकी लंबाई है। 135 किलोमीटर जो लंबाई है वह राजस्थान में इसकी लंबाई है। उसके बाद में चले अपन 241 किलोमीटर जो लंबाई है वह लंबाई किसी एक राज्य में न होके ये राजस्थान और एमपी का बॉर्डर प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह राजस्थान और एमपी की 241 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, जिसमें एक और तो राजस्थान के सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली ज़िले पड़ते हैं और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के शिवपुर और मुरैना ज़िले पड़ते हैं। धौलपुर से निकलने के बाद में 275 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है एमपी और यूपी की। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह 275 किलोमीटर चलती है, उनकी सीमा बनाती है और बाद में अंत में यमुना नदी में इटावा के नज़दीक ये यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए, प्राचीन नाम है चर्मण्यवती, उपनाम है बारामासी, नित्य प्रवाही, कामधेनु, सदावाहिनी। टोटल जो लंबाई है वह है 966 किलोमीटर। 275 किलोमीटर ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पर चलती है या बहती है। 241 किलोमीटर जो राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे या उनकी सीमा पर बहती हुई सीमा निर्धारण करती है। 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और 315 किलोमीटर जो एमपी में बहती है। आइए देखते हैं इस नदी के बारे में। देखिए, एक जिला है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है इंदौर। इंदौर में एक जगह है महू। महू को आजकल डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। महू में ही एक स्थान है या एक गांव है जिसका नाम है मानपुरा। मानपुरा के नज़दीक विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इंदौर जो कि एमपी में पड़ता है, एमपी का एक ज़िला है, उसमें एक स्थान है महू
महू जो नगर है उसका दूसरा नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर भी है। पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है भारत का उस पे पड़ता है इंदौर। और महू के एक गांव है मानपुरा गांव, मानपुरा गांव की जनापाव पहाड़ी, मानपुरा गांव के नज़दीक ही जनापाव पहाड़ी जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जनापाव पहाड़ी से निकलने के बाद में यह मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए बच्चों, मंदसौर एमपी में इस पे एक बांध बना हुआ है। इसका नाम है गांधी सागर। जो गांधी सागर बांध है वह मंदसौर जिले में बना हुआ है, और जो बांध बना हुआ है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। जैसे ही गांधी सागर बांध से निकलते ही हैं तो एक जगह आती है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ जो जगह है वह चित्तौड़ में पड़ती है, राजस्थान। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और चित्तौड़ में ही जो चित्तौड़ का दाईं तरफ का जो पार्ट है, दाईं तरफ का जो भाग है, उसी में ही दूसरे बांध का भी निर्माण किया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध से निकलने के बाद में इस पे एक जगह आती है जिसका नाम है चूलिया। चूलिया के बारे में हम आगे देखेंगे। चूलिया से निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़ के जो बाईं तरफ वाला जो भाग है उसमें एक गांव पड़ता है, हरिपुरा गांव। हरिपुरा गांव जो चित्तौड़ में पड़ता है। हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे ही भाग में जाके हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है जो चित्तौड़गढ़ में ही चंबल नदी से जाके मिल जाती है। इसका नाम है बामणी नदी। और इसी नदी के किनारे पे दोनों के संगम पे एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है भैंसोरोडगढ़। इस दुर्ग का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, भैंसोरोडगढ़। जो दुर्ग है वह बामणी नदी और चंबल नदी के किनारे पे बना है। इस भैंसोरोडगढ़ दुर्ग से आगे निकलने के बाद में यह नदी कोटा में प्रवेश करती है, और कोटा में ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवार सागर बांध। जवार सागर बांध से आगे की ओर या उत्तर की ओर अपन चलेंगे। जो कोटा जिले में एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम है कोटा बैराज। देखिए बच्चों, ये दोनों ही बांध कोटा जिले में है। जो राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है, और जो गांधी सागर बांध है वो मंदसौर जिले में बना हुआ है, एमपी में। कोटा बैराज से निकलते ही
कोटा बैराज जो बांध है उससे निकलते ही एक ब्रिज बनाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हैंगिंग ब्रिज बनाया है जिसका नाम है कोटा हैंगिंग ब्रिज। कोटा हैंगिंग ब्रिज से निकलने के बाद में यह नदी बूंदी में प्रवेश करती है और बूंदी की एक तहसील है केशोरायपाटन। केशोरायपाटन बूंदी। केशोरायपाटन बूंदी में एक नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है मांगली नदी। मांगली नदी पे ही एक जलप्रपात है। जैसा हमने देखा था कि चूलिया में भी राजस्थान का जलप्रपात है जिसको हम अलग से देखेंगे। चूलिया और मांगली नदी पे ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है भीमताल जलप्रपात। इस जलप्रपात के बताने के लिए, इस जलप्रपात को बताने के लिए इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ भीमताल जलप्रपात। केशोरायपाटन से आगे निकलने के बाद में कोटा में ये प्रवेश करती है और कोटा में एक स्थान आता है नौनेरा। नौनेरा कोटा। नौनेरा कोटा में दाईं तरफ की जितनी भी सहायक नदियां हैं चंबल की वह इसमें आके मिलती है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, एक जगह है सुसनेर। सुसनेर जो कि एमपी में पड़ता है और एमपी में पड़ने की वजह से सुसनेर एमपी से एक नदी निकलती है और राजस्थान में एक जगह है झालावाड़। झालावाड़ के नंदपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है और इस जो नदी है इसका नाम है आहू नदी। आहू नदी आहू नदी पर ही एक अभयारण्य बनाया गया है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। इसका दूसरा नाम है दर्रा अभयारण्य। एक और इसका जो नाम है वह है राजीव गांधी अभयारण्य। देखिए बच्चों, सुसनेर एमपी से निकलने के बाद में नंदपुर में राजस्थान में ये प्रवेश करती है, नंदपुर झालावाड़ में, और झालावाड़ के झालरापाटन या गागरोन में यह काली सिंध में जाके विलीन हो जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ एक जगह है देवास। जो कि एक ज़िला है मध्य प्रदेश का। देवास के बागली गांव, देवास के बागली गांव से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। और ये काली सिंध नदी नौनेरा में आके, कोटा के नौनेरा में आके चंबल में मिल जाती है। देखिए बच्चों, आहू नदी जहाँ पे काली सिंध से मिलती है उस जगह का नाम है सामेला।
या उस जगह को सामेला के नाम से जाना जाता है। आहू और काली सिंध के संगम पे ही आहू और काली सिंध के संगम पे ही एक किला है जिसे कहते हैं, एक दुर्ग है गागरोन दुर्ग। देखिए बच्चों, झालावाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है रायपुर। रायपुर से ये काली सिंध राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए बच्चों, एक जगह है पलायता बारा। पलायता बारा राजस्थान के बारा में पड़ता है पलायता। और पलायता में ही एक नदी आके मिलती है जो कि एमपी से निकलती है और झालावाड़ के खरीबोर में राजस्थान में प्रवेश करती है। खरीबोर झालावाड़, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नंदपुर झालावाड़, और ये रायपुर भी झालावाड़ में ही पड़ता है। एमपी से निकलती है जिसका नाम है परवन नदी। निकलती तो ये एमपी से है और एमपी से निकलने के बाद में खरीबोर झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन कुछ ही दूरी बाद में यह पूर्ण रूप से बारा में बहती है। जो बारा जिला है उसमें बहती है और बारा जिला में परवन नदी पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। तो ये जो दो नदियां हैं, परवन नदी और आहू नदी, ये दोनों काली सिंध की सहायक नदियां हैं और काली सिंध जो है नौनेरा नामक स्थान पे कोटा में मिल जाती है। देखिए बच्चों, और आगे की ओर चलते हैं तो सवाई माधोपुर और बूंदी की सीमा पर लाखेरी नामक स्थान पे, लाखेरी बूंदी नामक स्थान पर एक नदी निकलती है जो कि बिजोलिया से निकलती है, जिसका नाम है मेज नदी। बिजोलिया भीलवाड़ा। मेज नदी जो निकलती है वह बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी के लाखेरी में जाकर चंबल में मिल जाती है। इसी नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है घूडा बांध। घूडा बांध। अब लाखेरी से आगे की ओर चलते हैं तो एक जगह पड़ती है पाली जो कि सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर। पाली सवाई माधोपुर में दाईं ओर से एक नदी आती है बारा से होती हुई, इसका नाम है पार्वती नदी। पार्वती जो नदी है वह सीहोर से निकलती है। सीहोर पड़ता है मध्य प्रदेश में और करियाहट बारा, करियाहट बारा में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर निश्चित स्थान पूछे तो करियाहट बारा में राजस्थान में प्रवेश करती है। सीहोर इसका उद्गम स्थल है और ये पार्वती नदी बारा में बहती हुई सवाई माधोपुर के पाली में, सवाई माधोपुर के पाली जिले में पाली नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। थोड़ा सा और आगे की तरफ चले तो एक जगह पड़ती है रामेश्वर धाम। ये भी सवाई माधोपुर में ही पड़ता है, रामेश्वर धाम। जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है रामेश्वर धाम। इस रामेश्वर धाम पे इधर से एक नदी आती है जो अपन ने एडवांस जीएस एकेडमी के रिवर्स ऑफ राजस्थान के पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी, बनास नदी। बनास नदी और सीप नदी।
सीप और बनास। सीप नदी और बनास नदी रामेश्वर धाम पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है चंबल नदी के साथ में। उसके बाद में चंबल नदी धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली की सीमा बनाते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिलों के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा और औरैया, उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं इटावा और औरैया, औरैया के निकट यमुना में मिल जाती है। इटावा और औरैया जो 2 जिले हैं यूपी के, उनकी सीमा पर मुरादगंज के निकट यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं इसको। चंबल नदी प्राचीन नाम जो है वह है चर्मण्यवती, उपनाम है बारामासी, नित्य प्रवाही, कामधेनु, सदावाहिनी। 966 किलोमीटर लंबी है। एमपी और यूपी का बॉर्डर बनाती है 275 किलोमीटर का। 241 किलोमीटर का जो है राजस्थान और एमपी के जिलों के बीच में राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाती है। 135 किलोमीटर केवल राजस्थान में बहती है और 315 किलोमीटर केवल एमपी में बहती है। इंदौर में मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर। इंदौर के एक तहसील है महू, जिसको डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर है उस पर पड़ता है ये। और मानपुर गांव जो कि महू में पड़ता है, मानपुर गांव जो कि महू में स्थित है, मानपुर गांव के नज़दीक या मानपुर गांव के समीप ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और जनापाव पहाड़ी से निकलने के बाद में मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में या मंदसौर ज़िले में ये बहती हुई मंदसौर ज़िले और नीमच ज़िले के जो सीमा है उस पे एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर ज़िले में पड़ता है। उससे आगे चलेंगे तो चौरासीगढ़ एक जगह है चित्तौड़ में, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में ही इस पे एक और दूसरा बांध निर्माण किया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर से ही राणा प्रताप सागर से निकलते ही इस पे एक जगह है चूलिया, जहाँ राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको आगे देखेंगे। चूलिया से निकलने के बाद में चित्तौड़ में हरिपुरा गांव, देखिए चूलिया से निकलने के बाद में ही चित्तौड़ में इसमें एक नदी आके मिलती है जो कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे हिस्से से आती है और हरिपुरा गांव से निकलती है जिसका नाम है बामनी नदी। और इस बामनी नदी और चंबल नदी पे ही, इनके संगम पे ही एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है भैंसोरोडगढ़ दुर्ग। भैंसोरोडगढ़ दुर्ग से आगे निकलने के बाद में नदी कोटा में प्रवेश करती है और कोटा में 2 बांधों का निर्माण किया गया है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध से निकलने के बाद में NHAI द्वारा इस पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसका नाम है कोटा हैंगिंग ब्रिज। कोटा हैंगिंग ब्रिज से निकलने के बाद में चंबल जो नदी है वो केशवराय पाटन बूंदी में प्रवेश करती है, या यूँ कहें केशवराय पाटन जो नगर है वो बूंदी का एक तहसील है, बूंदी की तहसील है जो कि चंबल के किनारे पे बसी हुई है। केशवराय पाटन में ही एक नदी बांगली नदी इस पे आके मिलती है चंबल नदी में, और उसी पे ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है भीमताल जलप्रपात। थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे तो नौनेरा कोटा में एक इसी की सहायक नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। देखिए बच्चों, ये जो नदी है ये है काली सिंध। क्योंकि काली सिंध नदी जो देवास, मध्य प्रदेश के जो देवास ज़िला है उसके बागली गांव से निकलती है और रायपुर, झालावाड़
रायपुर जो कि झालावाड़ में पड़ता है। रायपुर जो स्थान है उससे ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करती हुई सामेला या गागरोन किले के पास इसमें आहू नदी आके मिल जाती है। जो आहू नदी है वह सुसनेर एमपी से निकलती है और नंदपुर के आसपास राजस्थान में प्रवेश करती है और इन दोनों का जो मिलन है वो गागरोन दुर्ग के ऊपर होता है। गागरोन दुर्ग से निकलने के बाद पलायता बारा में काली सिंध में एक नदी और आके मिलती है जो कि एमपी से निकलती है और राजस्थान के झालावाड़ के खरीबोर नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद में इस नदी का नाम है परवन नदी और परवन नदी पर ही एक दुर्ग बनाया गया है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग से निकलती हुई पलायता एक स्थान है बारा में, वहाँ आके काली सिंध में मिल जाती है और अंतिम रूप से काली सिंध नौनेरा नामक स्थान में मिल जाती है चंबल नदी में। देखिए बच्चों, एक स्थान है बिजोलिया भीलवाड़ा, वहाँ से एक नदी निकलती है मेज नदी जो बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पे, बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पे चंबल नदी में मिलती है और इस पे एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है गुडा बांध। उससे और आगे की ऊपर या आगे की तरफ चले तो पाली एक जगह है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो पाली जगह है उसमें मध्य प्रदेश से निकली हुई पार्वती नदी आके मिलती है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है वो सीहोर है। सीहोर से निकलने के बाद करियाहट नामक स्थान, बारा के करियाहट नामक स्थान पर यह राजस्थान में प्रवेश करती है और पाली सवाई माधोपुर में जाके ये चंबल में मिल जाती है। थोड़ा सा और उत्तर की ओर चलेंगे पाली से तो खंडार तहसील आती है एक सवाई माधोपुर की, जिसपे एक स्थान है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम में बनास नदी, सीप नदी और चंबल का त्रिवेणी संगम होता है और उसके आगे की तरफ चलने के बाद में यह धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली की सीमा बनाते हुए इटावा और औरैया जो कि 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सीमा के नज़दीक या फिर यूँ कहे उनकी सीमा के पास मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखिए बच्चों, ये तो था चंबल नदी का पूरा मैप। अब देखते हैं आप इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो एक स्थान है जो कि राजस्थान का, जहाँ राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया। देखिए बच्चों, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है चूलिया। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात जो पड़ता है वह चंबल नदी पे पड़ता है और स्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़। ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर या 60 फीट। चूलिया चंबल चित्तौड़गढ़, चूलिया चंबल चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर या फिर 60 फीट ऊंचा। अगर राजस्थान की बात हुई है तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात पड़ता है वराही या फिर वराशी नदी पे, दोनों ही नाम से बोला जाता है। वराही या वराशी नदी पे कर्नाटक राज्य में स्थित है और ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर ऊंचा है। कुंचिकल जलप्रपात है, वराही और वराशी नदी पे है, कर्नाटक में स्थित है और 455 मीटर ऊंचा है। अगर राजस्थान की बात हुई है, फिर भारत की बात हुई है, तो विश्व का भी एक बार देख लेते हैं। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात।
एंजिल जलप्रपात कारो नदी पर है। और देश का नाम बताएं तो वेनेजुएला। वेनेजुएला में है। और ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर ऊंचा है। देखिए बच्चों, एंजिल जलप्रपात कारो नदी पर है और वेनेजुएला में स्थित है और 979 मीटर है, 979 मीटर ऊंचा है। जो वेनेजुएला है वह साउथ अमेरिका का एक देश है और जो ये एंजिल जलप्रपात है वो जिस क्षेत्र में पड़ता है, जिस नेशनल पार्क में पड़ता है, उसका नाम है कनाइमा नेशनल पार्क। कनाइमा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। मैंने आपसे बात करी थी कोटा के हैंगिंग ब्रिज की, तो थोड़ा सा देखते हैं कोटा का हैंगिंग ब्रिज क्या है। जो ये कोटा का हैंगिंग ब्रिज है ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। चंबल नदी पर है। 2008 में इसकी शुरुआत की गई। और 29 अगस्त 2017 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 1.5 किलोमीटर लंबा है, चंबल नदी पे बना हुआ है और चंबल नदी पे है और कहाँ स्थित है? कोटा में। 2008 में इसकी शुरुआत करी गई और 29/8/2017 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसने बनाया? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं बच्चों इसके जो बांध बने हुए हैं 4, उनके बारे में। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो 84गढ़ जो स्थान है, 84गढ़ से कोटा तक ये नदी एक लंबे और तीव्र गॉर्ज में होकर बहती है। लंबे और तीव्र गार्ज में होकर बहती है। गार्ज एक तरह का एक ऐसा स्थान होता है कि जिसके दोनों तरफ की जो भूमि है वह तो ऊंचाई पे होती है और बीच में एक नाली में नदी बहती है। उस गार्ज में होकर बहती है ये नदी 113 किलोमीटर। देखिए बच्चों, 100 किलोमीटर के दायरे में इस पे 4 बांध बने हुए हैं। थोड़ा सा अपन उनको देखते हैं। देखिए बच्चों, चंबल नदी पर एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम था चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और MP, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की इसमें 50-50% की भागीदारी है। 50-50 के अनुपात में 50-50% के अनुपात में भागीदारी है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय से संबंध यह है कि सबसे जो जरूरी है वह है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन। दूसरा है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। तीसरा है पेयजल आपूर्ति। उसके बाद में है मत्स्य पालन और है बाढ़ नियंत्रण। इन सब के लिए ये चंबल नदी परियोजना चलाई गई, जो कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50
50% या 50-50 के अनुपात में हिस्सेदारी है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन और बाढ़ नियंत्रण के जैसे विषय शामिल है, जिसमें से मुख्य रूप से जिसके लिए ये जानी गई है वह है विद्युत उत्पादन और सिंचाई। विद्युत उत्पादन होता है और सिंचाई के लिए कोटा बैराज से इसमें पानी छोड़ा जाता है। 3 चरणों में ये योजना चलाई गई। इस योजना की शुरुआत लगभग 1953-54 में हुई। योजना के बारे में और देखते हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांधों का निर्माण किया गया। देखिए बच्चों, चंबल नदी परियोजना क्या है? राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। 50-50% इसकी मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है। एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन और बाढ़ नियंत्रण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो 2 काम यहाँ अभी चालू है वह है विद्युत उत्पादन और सिंचाई। 3 चरणों में इस योजना को लागू किया गया। 1953-54 में इस योजना की शुरुआत हुई और इस योजना के अंतर्गत चंबल नदी पर लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांधों का निर्माण किया गया। और ये जो 4 बांध है वह है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए बच्चों, डैम यानी बांध और बैराज दोनों में जो फ़र्क होता है वह यह होता है कि जो बैराज है उसकी हाइट एक तो बांध के मुकाबले कम होती है और बांध जो है वो जल को जल को स्टोरेज क्षमता के लिए बनाया जाता है। बांध में एक रिजर्वायर होता है, एक तालाब रूपी एक रिजर्वायर होता है जिसमें जल को या पानी को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन बैराज में ऐसा कुछ नहीं होता। बैराज में जो सिंचाई के लिए जो नहरें निकाली जाती है बैराज से, उसके लिए ही पानी छोड़ा जाता है। तो बैराज और बांध में ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। देखिए बच्चों, चंबल नदी परियोजना ये थी और जो इसके अंतर्गत 4 बांधों का निर्माण किया गया। वह कुछ इस तरीके से किया गया कि जो प्रथम चरण है उसमें इधर से प्रथम और इधर से प्रथम, जो प्रथम चरण है इस योजना का, उसमें ऊपर से जो प्रथम है, जो पहला बांध है, और नीचे से जो पहला बांध है, वो दोनों बनाए गए। जो ऊपर से पहला है वह है कोटा बैराज, और इधर से जो प्रथम है वह है गांधी सागर। कोटा बैराज और गांधी सागर दोनों को जो प्रथम चरण में दोनों को बनाया गया। गांधी सागर जो बांध है वह 513.50 मीटर लंबा है और लगभग 62 मीटर ऊंचा है। कोटा बैराज की बात करें तो 438 किलोमीटर लंबा है, 438 मीटर लंबा और 42 मीटर ऊंचा है। दूसरे चरण में जो बांध का निर्माण किया गया वह था राणा प्रताप सागर। और तीसरे चरण में जो बांध का निर्माण किया गया वह था जवाहर सागर कोटा। अगर इनके बीच में दूरी की बात करें तो 48 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और 16 किलोमीटर।
16 दूनी 32 और 16 तिये 48 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी है। राणा प्रताप सागर सबसे लंबा बांध है। राणा प्रताप सागर की लंबाई है 1100 मीटर और ऊंचाई है 45 मीटर। जवाहर सागर की बात करें, 42 मीटर। जवाहर सागर की बात करें तो 440 मीटर लंबा है और लगभग 42 मीटर ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा है। देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि कोटा बैराज केवल ऐसा बांध है जिस पे विद्युत उत्पादन नहीं होता है। कोटा बैराज एक ऐसा बांध है जिस पे विद्युत उत्पादन नहीं होता है। जो विद्युत इकाइयाँ स्थापित है वह है जवाहर सागर पर 3, राणा प्रताप सागर पर 4 और गांधी सागर पर 5। जवाहर सागर में 3 विद्युत इकाइयाँ स्थापित हैं और एक विद्युत इकाई है 33 मेगावाट की, तो कुल उत्पादन हो गया 99 मेगावाट। राणा प्रताप सागर में जो 4 विद्युत इकाइयाँ हैं उनमें से एक विद्युत इकाई की जो पावर है वो है 43 मेगावाट, तो कुल उत्पादन हो गया 172 मेगावाट। और गांधी सागर में 5 विद्युत इकाइयाँ हैं, हर विद्युत इकाई 23 मेगावाट की है, तो कुल उत्पादन हो गया 115 मेगावाट है। इन तीनों को जोड़ दें तो 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन इन तीनों बांधों से वर्तमान में हो रहा है। अगर साल की बात करें तो 1960 में कोटा बैराज बन के तैयार हो गया था और गांधी सागर 1959 में बन के तैयार हो गया था। राणा प्रताप सागर 1971 में राष्ट्र को समर्पित हो गया था और कोटा बैराज से दोनों ओर 2 नहरें निकाली गई है। इसका नाम है LMC, लेफ्ट मेन कैनाल, और RMC, राइट मेन कैनाल। बाई मुख्य नहर और दाई मुख्य नहर। दाई मुख्य नहर को बाद में 8 लिफ्ट नहरों में बांट दिया गया है और जो ये 8 लिफ्ट नहरें हैं उसमें से 2 तो है दिगोद और जालीपुरा और 6 जो लिफ्ट नहरें हैं वह है 12 में। ये जो लिफ्ट नहरें हैं इनका जो सिंचाई के माध्यम से ये जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है सिंचाई के माध्यम के लिए, ये 8 की 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को बराबर मात्रा में पानी या जल उपलब्ध करा रही है सिंचाई के लिए। तो ये था कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। देखिए बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखने की, राणा प्रताप सागर जो बांध है वह चित्तौड़ में बना हुआ है और इसी के नज़दीक राजस्थान का पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया 1973 में, जो कि है रावतभाटा में। रावतभाटा में पहला परमाणु केंद्र, जो कि राजस्थान का पहला परमाणु केंद्र है, वह 1973 में राजस्थान में स्थापित किया गया है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। और जो भारत का पहला परमाणु केंद्र है वह है तारापुर, महाराष्ट्र में। तो ये तो हुई बांध से संबंधित बातें। अब आपको मैं 3 सवाल है जो बांधों से संबंधित पूछे जाते हैं, उनमें से पहला है इनका उत्तर से दक्षिण तक का क्रम या फिर दक्षिण से उत्तर तक का क्रम, और ये क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए। उत्तर से जो दक्षिण का क्रम है वह ऐसे कुछ इस प्रकार है: कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। और दक्षिण से उत्तर का जो क्रम है वो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। पहला सवाल तो ये है कि इनके क्रम से लेकर सवाल आता है। दूसरा ये कि ऐसा कौन सा बांध है जिससे केवल विद्युत उत्पादन होता है और केवल सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन नहीं होता। तो वह बांध है कोटा बैराज, केवल सिंचाई के लिए उपलब्ध है, यहाँ कोई भी विद्युत इकाइयाँ नहीं स्थापित की गई हैं। दूसरा सवाल ये।
और तीसरा सवाल ये कि राजस्थान से बाहर कौन सा बांध है चंबल नदी पर, जो कि है गांधी सागर मंदसौर, MP। ये जो 3 बांध है ये राजस्थान में है और ये गांधी सागर। ये 3 मुख्य सवाल थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सवाई माधोपुर में इस नदी के ऊपर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो बच्चों ये हुआ चंबल नदी के बारे में, इसकी परियोजनाओं के बारे में, कौन कौन से जलप्रपात है, कौन से बांध हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आप इस वीडियो में कुछ और इसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आगे जो बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की जो नदियाँ 3, बाणगंगा और अपनी गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी और पार्वती नदी, इन तीनों को हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।